खासकर हाई कोर्ट के फैसले के संबंध में कृपया उस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, ये जो अभी एक बहुत बड़ा समझौता आया है अस्थाई मजदूर के लिए, टाटा मोटर्स में काम करने वाले अस्थाई मजदूरों के लिए, इसके संदर्भ में तरह तरह का कुछ लोग इस तरह का न्यूसेंस कर रहे हैं या झूठी अफवाह फैला रहे हैं और जो तथ्य है उसको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन यहाँ एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है जो टाटा मोटर्स में काम करने वाले मजदूर को प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ पर एक ऐसा प्रावधान है, सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स कारखाने के अंदर ऐसा प्रावधान है जहाँ काम करने वाले वार्ड के मतलब एम्प्लॉय के वार्ड को भी नौकरी देने का प्रावधान यहाँ पर है। और ये जो अस्तित्व में आया है ये यूनियन के और मैनेजमेंट के आपसी सूझबूझ और समझौते से ये अस्तित्व में आया है। तो एक लंबे समय से यहाँ पर काम करने वाले अस्थाई कामगार के बच्चों का यहाँ पर नियोजन होता है और उनको टेम्पोररी पूल में पहले रखा जाता है और एक म्यूचुअल कंसेंट से ये समझौता हुआ और ये अस्तित्व में आया टेम्पोररी पूल। और उसी समय से यहाँ पर परमानेंसी का भी एक प्रावधान उसमें बना हुआ है जो कि ईयरली कभी अलग अलग संख्या में, कभी 200, कभी 250, कभी 325, कभी 355, इस तरह से हर साल यहाँ पर अस्थाई मजदूर को अस्थाई करने किया जा रहा है। और ये यूनियन का पुरजोर प्रयास रहता है कि इस संख्या में जो बढ़ोतरी हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अस्थाई हो उतना अच्छा रहेगा। झारखंड हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर शीट का जो पारा पेज 4 में पारा 8 में लिखा हुआ है, Thus the learned counsel for the petitioner has confined the relief in this writ petition only with regards to the petitioners in his individual capacity। ये क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर ये बाहर में ये कह रहे हैं कि नहीं, एक बहुत बड़ा फैसला आ गया जो सब मजदूर को के पक्ष में है, सबको अस्थाई करने के लिए बोला गया है। झूठी अफवाह जो है ये बीच में डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें पेज 5 में फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट का फाइंडिंग्स दिया हुआ है पारा 13 में। इसमें बोलता है The learned counsel for the petitioner has fairly admitted that the petitioner has otherwise no authority to represent any other workman। ये फेयरली एडमिट किए हैं ऑनरेबल जस्टिस के सामने जो लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर। उसके बाद कोर्ट का अपना जो है उसमें पारा 15 में है कि ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इज नॉट सस्टेनेबल इन द आईज ऑफ लॉ। ये कोर्ट का फाइंडिंग्स है। कोर्ट स्पष्ट रूप से पेज 6 पारा 15 में ऑनरेबल जस्टिस का क्लियर कट ये उसमें मेंशन किया गया है। फिर एक ऑनरेबल जस्टिस का उसी में आगे है कि एडजुडिकेशन अपॉन नेचर एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पिटिशनर है एंड सच इश्यूज कैनॉट बी स्ट्रेटवे डिसाइडेड अंडर द रिट जुरिसडिक्शन। तो रिट जुरिसडिक्शन में जो मैटर डिसाइड होता है वो मैटर जो होता है फंडामेंटल राइट्स पर डिसाइड होता है। कभी कहीं मान लीजिए कहीं कोई जान माल का खतरा है, कहीं कोई डेमोलिशन का मैटर है, कहीं को अकस्मात कोई इस तरह से घटना, उसके रिलीफ उसमें तुरंत इमीडिएट रिलीफ के लिए लोग जाते हैं। तो ये इनका जो है इस पर अपील था और उसको कोर्ट ने नकार दिया कि ये जो है आपको सच इशू जो है स्ट्रेट वे ये जो है इसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो दिस कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट रिलीफ टू द पिटिशनर एज हैज बीन प्रेड फॉर इन दिस रीट पिटिशन। तो ऑनरेबल जस्टिस का ये स्पष्ट इसमें ये और फाइंडिंग्स है कि रीट पिटिशन में आपको इस पर रिलीफ नहीं मिल सकता है। लास्ट में ऑनरेबल जस्टिस ने कहा
ने ऑर्डर दिया है, इसमें अपने फाइंडिंग्स ऑफ द ये में कोर्ट में इसमें कहा है कि इन व्यू ऑफ द अफॉरसेड फाइंडिंग्स दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द रिलीफ एज सॉट फॉर बाय द पिटिशनर इन दिस रिट पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल। एक तरफ ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो है जो आपका जो रिट है इज नॉट सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ। दूसरी तरफ उनका कहना है कि स्ट्रेट वे ये जो है रिट जुरिस्डिक्शन में ये डिसाइड नहीं हो सकता है। फिर ऑनरेबल जस्टिस का कहना है दिस कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट रिलीफ टू द पिटिशनर एज हैज बीन प्रेड फॉर इन दिस रिट पिटिशन। और अंत में ऑनरेबल जस्टिस का पारा 16 पेज 6 में ये फाइंडिंग्स है, ये डायरेक्शन है, ये ऑर्डर है कि इन व्यू ऑफ द अफॉरसेड फाइंडिंग्स कि ये मेंटेनेबल नहीं है। तो इतने के बाद भी अगर कोई लर्न काउंसिल या कोई पिटिशनर अगर इस बात को बाहर में फैलाता है कि ऑर्डर जो है हो गया, मेरे पक्ष में ऑर्डर हो गया, कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप इस मैटर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेके रिस्पोंडेंट टू डीएलसी ढालमुम के पास जाइए और बात को एक फ्रेश, और उसमें भी कोर्ट ने कहा है कि हम आपको पारा 18 में पेज 7 में कहा है अकॉर्डिंगली दिस रिट पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ इनेबलिंग द पिटिशनर टू फाइल ए फ्रेश डिटेल रिप्रेजेंटेशन। आपको फ्रेश एक रिप्रेजेंटेशन देना है, इस रिट से कुछ लेना देना आपको नहीं, फ्रेश दीजिए और रिप्रेजेंटेशन देन रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो डीएलसी ढालमुम है उनको है कि वो जो है फिर रिस्पोंडेंट नंबर 3 टाटा मोटर्स मैनेजमेंट से बात करके फिर तीनों का हेयरिंग करके इस पर एक रीजनड ऑर्डर विद इन 3 मंथ्स पास करें। मैटर ये है। उसके बाद यूनियन शुरू से इस पर जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है टाटा मोटर्स लिमिटेड में, जो टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन, ये शुरू से इस मुद्दे पर लगा हुआ है और उसका कारण हुआ कि इस मैटर को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तहत रेज किया गया और उसमें एक बहुत ही एमिकेबल सॉल्यूशन आया ट्रिपटाइट एग्रीमेंट के जरिए मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के बीच में, जो कि हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर कि जब कभी भी कंसिलेशन होता है और जहां ट्रिपटाइट कंसिलेशन चल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट मैटर पर 2700 अस्थायी मजदूर को अस्थायी करने पर फैसला बहुत टफ टास्क था और इसको इस यूनियन ने अपने बार्गेनिंग क्षमता से, अपने आर्गुमेंट से, रिलेटेड जो रिलायबल आर्गुमेंट से इस समझौता को मजदूर के हित में लेके आया और उसका नतीजा है कि आज ऑटोमेशन के दौर में जहां पर मशीन का जमाना है, जहां पर मैन पावर प्लानिंग के तहत मैन पावर को कर्टल किया जा रहा है और वहां पर 2700 मजदूर का अस्थायीकरण का फैसला अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैसला है और मजदूरों के बीच आज उत्साह इतना है, देखने को मिलता है। अभी डेली मजदूर जो हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और अभी मजदूर नेता के पास आके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और लिस्ट भी निकल गया है, जिससे अभी लोगों में उत्साह का माहौल है। और हम इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि एक ट्रिपटाइट एग्रीमेंट अगर कंक्लूड होता है कंसिलेशन के तहत, ये बहुत बड़ी बात है। वो काम इस यूनियन ने बखूबी करके दिखाया है और जो भी रूमर्स है, जो भी फैलाया जा रहा है वो बेसलेस है, वो गलत लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए लोगों को इस बात से सबक लेना है और आगे अपने भविष्य के लिए अपना निर्णय करना है। धन्यवाद।